शाह खबर साहब, इस वक्त ना एक सिचुएशन है जिसमें हम एक सूरत हाल देख रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, फिर हमने रहीम यार खान के अंदर एक सूरत हाल देखी। मुझे लगता था कि अवलीन प्रायोरिटी इस वक्त ये होनी चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठे, पार्लिमान बैठे, डिबेट करे कि नेशनल एक्शन प्लान में कहाँ फ्लॉज थे, कहाँ कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें दोबारा टेररिज्म की स्पिल ओवर हुई है, हमारी सिक्योरिटी की नाकामी कहाँ है। रहीम यार खान में वो रॉकेट लॉन्चर और कहाँ से का हथियार आ गए, उसकी बजाय हम जजेस वाले बिल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नदीम साहब, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं जब इस प्रोग्राम में आ रहा था तो मेरे ज़हन में बिल्कुल यही था कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है आपका मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, और इस वक्त जो बलूचिस्तान में हालत है या KPK के कुछ अजला में, वहाँ पे जो सूरत हाल है, वहाँ पे गवर्नमेंट की स्टेट की कोई रेट नहीं है। मैं समझता हूँ बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितने भी टॉक शोज हैं, जितने भी व्लॉग्स हैं और सारे हैं, वो इस इशू पे होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है, देखिए मैं वकार साहब, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आप इसको भी थोड़ा सा इसका बेनिफिट उठाएं। अभी आपने खुद फरमाया है ना कि किसने रब्ता किया था इमरान साहब से। अगर आप ये कह रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट ने रब्ता किया था, तो मैं समझता हूँ कि खुशाइंद बात है हमारे उससे, हमारे चीफ मिनिस्टर। देखिए उसकी वजह ये है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दी KPK है, उनका राब्ता एजेंसीज के साथ भी होना चाहिए, उनका राब्ता गवर्नमेंट फेडरेशन के साथ भी होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसको आप एक एडवांटेज जो वो करें। नेशनल डिबेट होती है ना मीडिया के ऊपर, आपकी बात में कतई कलामी हो रही है, इसको आमतौर पर गवर्नमेंट एजेंडा सेटिंग कर सकती है कि प्रायोरिटाइज करती है अपने एक्शंस को। इस वक्त पार्लियामान का जॉइंट सेशन हो रहा होता है ना, या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों ब्रीफ करते पार्लियामेंट्री लीडर्स को। तो मैं आज प्रोग्राम में एक लफ्ज भी इधर से उधर ना जाता, लेकिन यहाँ इन्होंने बिल डाल दिया 23 मेंबर करने। मैं यही बता रहा हूँ ना, दिस इज रॉन्ग। देखिए मैं बताऊँ, दिस इज रॉन्ग। इस वक्त जरूरत किस अमर की है। मैं समझता हूँ कि तमाम बिजनेसेस छोड़ के आपको इस बलूचिस्तान की और KPK की और जो मियाँ वाली बता रहे हैं, इसके ऊपर आपको तमाम चीजें मुअत्तल करके पहले उस पर आना चाहिए। KPK बेशतर इजला पूरा आपका बलूचिस्तान और आपका सदर्न पंजाब सारा अनरेस्ट हो चुका है। मैं यही कह, और हमारी प्रायोरिटी क्या है? ये मुल्क होगा तो सब कुछ। जज कैसे काबू करने, हमारी प्रायोरिटी है जज कैसे काबू करने। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, इस वक्त ज़रूरत है, चूँकि हमारा मुल्क इस वक्त दाखिली, खारजी, इक्तसादी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पॉलिटिकल अनरेस्ट, और उसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स इस मुल्क के अवाम है, जो कि महंगाई और बिजली के बिलों नीचे पिसे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, इसके लिए देखें सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। PTI की भी है, मौजूदा गवर्नमेंट की भी है, तादियों की भी है। ये कम अज़ कम आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन आपने किसके साथ मुज़ाकरात करके मामलात को आगे लेके जाएंगे? देखिए सिविलियंस को, देखिए मैं आपको बताऊं, आप अगर मुज़ाकरात करें, आपकी ग्रीवेंसेस हैं, बिल्कुल जायज़ हैं, टेबल पे बैठेंगे। आप मेरी बात सुने, आप कम अज़ कम जब पॉलिटिकल डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करेंगे, आपके बहुत सारे हल निकल सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि चलें हम साल 1.5 साल हम कोई भी पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं करते, आप चलाएं, मिड टर्म इलेक्शंस पे राजी हो जाएं, कुछ इस तरह की सूरत हाल हो जाए, आप जो इंतखाबी जो कवानीन है उनको ठीक कर लें, कुछ चीज़ों के ऊपर आप इत्तेफाक कर लें एंड मूव फॉरवर्ड। इनकी बात से भाई है, इनकी बात और आपकी बात से दोनों निकलना था जवाब। जनाब ने उन्हें क्या कि 7 बजे हुकूमत तो दरवाजे नहीं खुलवा सकती। ਜਿਹੜੀ हुकूमत अपनी जेल के दरवाजे नहीं खुला सकती, सानू तुसी कहंदे हो ना बैठ के गल करो। नहीं, फिर भी करनी पड़ेगी यार, हद होगी। बात उनसे करनी पड़ेगी। मतलब जेल के दरवाजे नहीं खुलवा सकते, यानी कि उनके पल्ले कुछ नहीं है। दे हैव नो अथॉरिटी, दे कांट डिलीवर एनीथिंग, दे कांट रिजॉल्व एनीथिंग। हाउ कैन वी से इनके पास जेल का दरवाजा खोलने का इख्तियार है, उस तक जाने के लिए भी आपको पॉलिटिकल डायलॉग करना है। मैं ये कह रहा हूं, किसने किया? ठीक है, मैं कह रहा हूं अभी अतात पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू है, तो ये क्यों फिर अतात तारड़ से उन्होंने क्यों बात की है और उससे क्यों पैगाम दिया? अतात तारड़ वहां उसने बात की है, नहीं तो अतात बाकी यूजलेस है, लेकिन अतात तारड़ की बात के ऊपर अली मीन गंडापुर ने सुन के पैगाम दिया कि जलसा मुलतवी करा। वो अतात तारड़ ठीक है, फिर हमें कह रहे हैं कि जेल के साथ में गोल किया। मैं नहीं किया जनाब, शायद सुनिया नहीं जनाब ने गवर्नर, जनाब ने शायद गवर्नर नहीं सुनिया, जनाब ने गवर्नर नहीं सुनिया। मलिक साहब ने क्या बुए खुलाने जोगे नहीं जे क्या जे बुए नहीं खुलवा सकते, बस मुक्की जी गल। लेकिन तुसी कहे तो जलसा मुलतवी कर सकते हो। नहीं नांदे कह दे उत्ते जरा सूरत हाल पेश कीती गई, नहीं कहानी ना कराओ ना, तुसी ना कहे तो जलसा मुलतवी करा छोड़ो। यू गाइस पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक ले लें। शेख वकार मैं सिर्फ इस पे ये बात करूंगा। मैं अपने देखें, पहले तो बात ये जो वहाँ पे हुआ
उसकी तो जितनी हम वो मजम्मत करें वो हमारे जवान बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ आपने देखा। मैं बलूचिस्तान की बात भी कर रहा हूँ, मैं रहीम यार खान की बात भी कर रहा हूँ, मैं मियाँ वाली की बात भी कर रहा हूँ। ये सब हमारे अपने बच्चे थे। ये फोर्सेस जिसकी मर्जी हुकूमत हो, ये जो फोर्सेस के जवान है ये हमारे जवान है, ये हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं। और इनके साथ जब इस किस्म का कोई वारदात होती है तो दिल खून के आंसू रोता है और तकलीफ होती है। बात मेरे भाई ने रहीम यार खान की, मैं थोड़ा थोड़ा उसको टच करूंगा। आज भी 4 शहीद हुए हैं तीरा ऑपरेशन। रहीम यार खान की बात की, तो पता नहीं परेशानी क्यों नहीं, आप लोग अजीबोगरीब सियासत कर रहे हैं। रहीम यार खान की बात हुई, मैं उस पर यह कहूँ कि वो माशी खुशहाली तो 30-35 साल का अरसा गुजरा है इनकी पार्टी का उस सूबे में और मुल्क में हुकूमत का। बात यह है उसको अभी छोड़ें, बात ये थी कि किस मॉडल की गाड़ी में वो ट्रैवल कर रहे थे, क्या उनका इक्विपमेंट काम कर रहा था, क्या उनकी गन्स काम कर रही थी, वो किन कंडीशंस के अंदर कच्चे के अंदर वो देवर पेट्रोलिंग। ये ज़्यादा मतलब अगर हम अपनी गाड़ी के लिए करोड़ों रुपए के टायर मंगवा सकते हैं अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए, तो जो कच्चे के डाकुओं को आपने वो नवे मॉडल पुरानी पेट्रोलिंग गाड़ी दी, गाड़ी देख लेना ज़रा उन्होंने जैसे फायर हुए ने, और जो उनका इक्विपमेंट जो उनका वायरलेस सेट के साथ क्या और जो गन्स के साथ क्या, वो शर्मनाक है, वो शर्मनाक है। कच्चे के डाकुओं के साथ रॉकेट लॉन्चर और इतना इक्विपमेंट कैसे उनको मिलता है? वहाँ बैठे हुए कोई जमीन तो नहीं उगाती ना, कोई वहाँ से आ रहा है, नजरिया है, बिल्कुल किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी। और जो बलूचिस्तान में हो रहा है ये तो बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान को तबाह करने की। और मैं वफदी पार्टी लाइन बात कर रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में तो IG को चाहिए कि PTI वालों को कुटना बंद करके पुलिस को उतों कढ़ के ना जरा डाकुओं वाले पासे लावे ताकि वो अपनी जॉब करन। तो उन्होंने खर्चा करो, अपनी गड्डियां के टायर वाले पवा लेना, बुलेट प्रूफ देते इन्हों दे। जो वहां हो रहा है उस पर हमें एक नेशनल कंसेंसस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये माजी की चाहे किसी की भी पॉलिसी थी उसका शाखसाना है, क्या क्या पॉलिसीज रही हैं और किस किस तरीके से चलती रही हैं। उसमें मिलिट्री फोर्सेस को भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वहाँ चीज़ों को देख रहे हैं। हुकूमत को चीज़ों की ओनरशिप लेनी पड़ेगी, हम सिर्फ इदारों पे और मिलिट्री पे नहीं फेंक सकते, वहाँ आगे आना पड़ेगा। ओनरशिप तो आप लोगों को लेनी पड़ेगी। अब देखिए जब ओनरशिप ना लें तो उसकी तबाही क्या होती है। जब इन लोगों ने PTI वालों ने आप लोगों ने वो वापस लाने दिया ना TTP वालों को, अगर आपकी हुकूमत पोलिटिकल ओनरशिप लेती ना, इस स्टेप को आपको रेजिस्ट करना चाहिए था। जेलों से 200 बंदा छोड़ा, प्रेसिडेंशियल पार्डन आप लोगों ने दी, इसलिए कि उस वक्त जो साहब बैठे हुए इस चीज़ को प्लान कर रहे थे उनको सही लग रहा था, आपने मोर लगा के काम कर दिया। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि मुराद सईद नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मुराद सईद ने जो स्वात में और आगे पीछे जिस तरीके से तालिबान की जो दोबारा रीसेटलमेंट हो रही थी उसको जिस तरीके से उसने ब्लॉक किया है, वो तो आप किसने सवाल तो आने किसने बंदे आने दिए थे? बंदे किसने लाया? आपकी हुकूमत ने। नहीं सर, प्रेसिडेंशियल पार्डन किसने दिया? आपके प्रेसिडेंट ने। वो आप जेलों से किसने छोड़ा? आपके प्राइम मिनिस्टर ने। नहीं, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है, ऐसे ही है। नहीं, मेरी बात आप सुने, हमारे जिन लोगों ने उसको फाइट बैक किया वो उसकी कीमत आज भी कर रहे हैं। सर, योर गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल। नहीं सर, ज़रबे के जितने आई विल नॉट एग्री। मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं मलिक साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं भाई जिसकी हुकूमत 3 साल रही है इस मुल्क में वो सारे गंदा रिस्पांसिबल, जिन्होंने 3 साल रही हो कोई नहीं। TTP को वापस किसने लाने दिया? और सब लेके आए। आपको मुशर्रफ का टाइम याद नहीं है, आपको अगला टाइम याद नहीं है। TTP के साथ जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो किसने बनाई सी कमेटी? इरफान सिद्दीकी की कमेटी का मेंबर नवाज शरीफ ने बनाई। तो फिर मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकरात TTP ना दूसरी बात यह है कि जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने ही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की और उसने ही ज़रबे अज़ब की और हमारा मिनिस्टर खान साहब जो थे अटक वाले वो शहीद हुए। हम इन दहशतगर्दों से इस तरह लड़े थे और इसकी कोई शक नहीं, हमने जीरो टॉलरेंस दी थी। जो पाकिस्तान की फोर्सेस ने शहीदों ने के साथ आप दोनों में बहुत खामी है। पंजाब के अंदर एपेक्स कमेटियां बनी, पंजाब के अंदर जितने फोर्स शेड्यूलर थे वो आपके जलसों में पूरे पाकिस्तान के बीच में, मैं उनके नाम नहीं लेता, ये भुगतते रहे साहब। जो पाकिस्तान के जो जितनी भी एपेक्स कमेटियां थी हर सूबे की इफेक्टिव हुई, काम हुआ, पता हुआ दहशतगर्दों के खिलाफ APS का वाकया हुआ, उसके बाद ज़रबे अज़ब, रद्दुल फसाद, ये सारे खबर साहब ये दोनों जमातें अपने अपने वक्त में नून लीग भी सिंपथाइज करती रही। इन्होंने दुरुस्त निशानदेही की है। जो इरफान सिद्दीकी वाली कमेटी थी नवाज शरीफ ने बनाई थी, पंजाब की पूरी इनकी पॉलिटिक्स में फोर्थ शेड्यूलर इनके जलसों में साथी होते थे। शेख वकास साहब की पार्टी ने TTP को ज़रबे अज़ब के बाद दोबारा पाकिस्तान आने के लिए दरवाजे खोल के वेलकम किया, इन्होंने बंदे लाए, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो हम तो फिर तबाही के रास्ते पे हैं, ये भी आए तो अपनी बारी यही करें, वो भी वही करें। देयर इज नो पॉलिटिकल ओनरशिप। मैं आपको बताऊं कि माजी में और इसमें एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार है सर, इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी जिम्मेदार है। बिल्कुल है, वो बहुत बड़ा रोल है प्राइमरीली उनके ऊपर बोझ है इस बात का। देखिए अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल मेरे भाई बैठे हुए राजा साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि PMLN की और शरीफ फैमिली की जो इंक्लिनेशन थी
तालिबान के लिए या उनके लिए वो कितनी ज़्यादा थी। उसामा बिन लादन के साथ उनके जो ये मुतनाज़ा चीज़ें हैं वो भी सबको पता है। शहबाज साहब ने तो कहा था पंजाब में क्यों हमले करते हैं, उन्होंने कहा था पंजाब में क्यों हमले करते हैं, पंजाब में तो हमले ना करो। शहबाज शरीफ का तो बयान। ये भी कोई इस पे दूसरी राय नहीं है कि जो पीटीआई की हमदर्दियां हमेशा रही हैं तालिबान के साथ। उन्होंने जब भी ऑपरेशन उनके खिलाफ हुआ इन्होंने मुखालफत की। देखें मैं आपको बताऊं, हम दूसरा रास्ता देना चाहते हैं। ये तो दफ्तर खुलवाने की बात करते थे। देखें मैं आपको ये बता रहा हूं कि, और ये भी मैं आपको बताऊं कि 2013 का इलेक्शन था उसमें क्या पोजीशन थी। उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी सिवाय पीटीआई के जलसा नहीं कर सकती थी। और ये बेनिफिशरीज रहे हैं। ये इस चीज को, इसको ये हकीकत है और ये तारीख का हिस्सा है। अब हमें आगे बढ़ना है। सर हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी कुछ सोचना पडेगा। एस्टेब्लिशमेंट की जितनी आउटफिट्स हैं उसकी क्रिएशन के अंदर उनको अपनी पॉलिसी 9/11 से पहले क्या यही लोग इनकी ट्रेनिंग कैंप्स जो है ओपनली इन दी पैटर्नाइजेशन ऑफ स्टेट नहीं होते थे केपीके में? ये सारे वही ट्रेंड लोग हैं 70s से चले जिनको हमारे रियासत ने, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इनको ट्रेंड किया, अपना परवान चढ़ाया ही नहीं, परवान चढ़ाया। और आज जो है वो हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो ये हमारी कंट्रडिक्शंस हैं। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ आज ही सीधे हो जाते हैं सर। यही बात आज भी सब बैठ जाए, अपनी गलतियों का एतराफ करें और आगे मूव फॉरवर्ड करें कि हमने 3-4 बड़ी सियासी जमातें और फौज इस बात के ऊपर मोहर लगा दें कि हमने ये मुसल्लह जत्थे पाकिस्तानी सरजमीन पे नहीं छोड़े। मेरी सियासी जमाता नहीं, सियासी जमाता नहीं, जेडे असल स्टेक होल्डर ने वो भी नाल बैंड और तैया करन भाई मैंने उनको साथ शामिल। हां बहुत अच्छे एस्टैब्लिशमेंट और 3-4 बड़ी सियासी जमातें मोहर लगा दें 3 महीनों में। देखिए जनरल फैज अबीद साहब का वो जो कप है वो होटल में बहुत महंगा पड़ा है सर, बहुत महंगा पड़ा है पाकिस्तान। मैं यही कह रहा हूं। देखिए सिविलियन, देखिए जब तक वर्ल्ड कप से भी ज्यादा फैंटास्टिक, बहुत महंगी छोटा सा कप था लेकिन वर्ल्ड कप से ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है। सिविलियन सुप्रीमेसी कायम नहीं होगी इस मुल्क में जब तक आर्टिकल आर्टिकल 242 का जो है सही मानों में स्पिरिट के साथ उस पर अमल दरामद। जनरल फैज का वो काबुल का विजिट ऑथोराइज किया था किसी ने? वो जो काबुल का विजिट था उसको किसी ने बिल्कुल किया था। किसने? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ने बिल्कुल किया था। सर देखें ये जो मिलिट्री के मैटर्स होते हैं उनमें इनपुट हमेशा मिलिट्री के इदारों से ही ली जाती है। DGISI ऑब्वियसली किसने विजिट ऑथोराइज किया था? मेरे तो इल्म में नहीं है। DGISI इज आंसरेबल टू द प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए तो इनको पता नहीं है। सर उसमें मैं गुजारिश करता चलता हूं कि अगर जो आपने मैं अगली बार गल करांगा तो गल रोले वाली बन जाएगी। छोड़ो जो देखिए ये बात तो जो भी हम कर रहे हैं वो तो एक अपनी जगह पर ये है। ये तलख हकीकतें हैं, माने या ना माने आपको सारा कुछ पता है। बात सच्चाई की है उसका गल ही मुक्की, लेकिन तौबा कर ले सारे। बात सच्चाई की है, अल्लाह से भी तौबा कर ले। और बात यह है कि सर दहशतगर्दों के मामले पे सारों की 0 टॉलरेंस होनी चाहिए और एक पेज पे होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक है नहीं है। आई थिंक वी शुड एंड विद दिस नोट। शाह खबर साहब और शेख वकास अकरम साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।